नमस्कार, मी संघर्ष आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। तर आपण पाहत आहात वंचित मिशन न्यूज चॅनल। तरी चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसतर्फे मीरा भाईंदर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे पक्ष मेळावा आणि जाहीर पक्षप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। काँग्रेसची मीरा भाईंदरमध्ये ताकद वाढत असून त्याबाबत मुझफ्फर हुसैन बोलत आहेत, पाहूयात। हर्षवर्धन जी मेंडोंसा परिवार, जॉन मेंडोंसा जो गिलबर्ट मेंडोंसा और स्टीवन मेंडोंसा के फादर थे, और मेरे फादर सैयद नजर हुसैन, इस डिस्ट्रिक्ट में वो दोनों की हाइट एक जैसी थी। और इस डिस्ट्रिक्ट में उनको क्यों स्टीवन, इस डिस्ट्रिक्ट में उनको मुकरी की जोड़ी बोला जाता था। दोनों की हाइट शॉर्ट हाइटेड थे, दोनों हॉट टेम्पर्ड थे, लेकिन दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे। और ये गांव मीरा भाईंदर जॉन मेंडोंसा के नाम से पहचाना जाता था। और उसी वक्त के उन्हीं की पीढ़ी में के आज हम लोग खुशनसीब है कि उनके साथीदार आनंद सिंह जी आपके बाजू में लियो कोलोसो साहब बैठे हैं। ये उसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। लियो कोलोसो साहब भी हमारे पिताजी के वक्त के हैं। और मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले तुलसीदास मात्रे जो आपके हमारे बीच में नहीं है, कृष्णाराव मात्रे नहीं है, माधवराव पाटिल नहीं है, मगर उनके साथ में लियो कोलोसो साहब है, जिन्होंने मुझे 1985 में यूथ कांग्रेस में लाया था। तो मैं आज अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि वैसे शख्स का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त है जिन्होंने हमको राजकारण में लाया। वरना आजकल तो ऐसे होता है कि आप किसी को लाते हो और बाद में सीढ़ी हटा देते हो ताकि वो आगे और ऊपर ना बढ़े। मगर ये हम नसीबान थे कि हमको तुलसीदास मात्रे, कृष्णाराव मात्रे, तेंदुलकर साहब, लियो साहब, इनके जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। और इन्होंने हमारे को दोनों हाथ पकड़ करके, एक हाथ पकड़ करके नहीं तो राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया। असेलना यहाँ उपस्थित है, उनको मैं विनती करूंगा कि वो डायस पर आए। तो मैं ये बता रहा था कि ये राजनीति वहां से हुई शुरू। ये ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत को 1985 में नगर परिषद बनी और नगर परिषद का पहला चुनाव 1991 में हुआ। और जिसका पहला नगर अध्यक्ष गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा बने, मैं नगर सेवक बना, लियो साहब भी नगर सेवक बने, तुलसीदास मात्रे उप नगर अध्यक्ष बने। और ये शहर का विकास का काम शुरू हुआ। नया डीपी बना, उसमें हम सब लोगों ने काम किया। सटपाल जी, आज जो आपको ये शहर और ये जो बड़ी इमारत दिख रही है, ये इसी वजह से बन पाई कि उस वक्त इस शहर का नियोजन, डेवलपमेंट प्लान हम लोग सही तरकीब से बना पाए। इस वजह से आज ये इमारत आपको नजर आ रही है। इस डेवलपमेंट प्लान का टेन्योर 2017 में खत्म हो चुका है और 8 साल हो चुका है, मगर सेना बीजेपी की सरकार राज्य में है। 2014 से महानगर पालिका में भी और राज्य में भी, मगर ये शहर का नया डेवलपमेंट प्लान पिछले 7 साल में इन्होंने नहीं बनाया। क्योंकि ये शहर के अंदर जो भी हमने ब्रीदिंग स्पेस रखा, पब्लिक यूटिलिटी स्पेस रखा, पिछले 10 सालों में इन्होंने वो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, रेसिडेंशियल जोन बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं तो उत्तन का जो डंपिंग ग्राउंड के बारे में आज ये लोग भाषण करते हैं और खाली टेंडर निकालते हैं, वो डंपिंग ग्राउंड हटाया नहीं तो आज डीपी प्लान में उसको कायम कर दिया। मैं डीपी प्लान पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो चुनाव होने जा रहा है, आपको हमको ताकत से चुनाव लड़ना है। आपको अगर ये बता करके, ये दर्शा करके आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है कि शहर में खाली भाजपा की सत्ता है और सेना की सत्ता है, तो मैं वापस एक बार कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा की सत्ता है और सेना की सत्ता है और उनकी ताकत है, आप लोगों की काम की ताकत है, तो कांग्रेस बिना सिंबल के चुनाव लड़ने तैयार है। तुम बगैर सिंबल के चुनाव लड़के दिखा दो। तुम बगैर सिंबल के चुनाव लड़के दिखा दो, तब आपको पता लगेगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मतदार यादी 10 तारीख को पब्लिश करने वाले थे, ऑब्जेक्शन सजेशन रखा, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन सजेशन दिया, बाकायदा पूरी यादी, वोटर लिस्ट, बूथ नंबर, सीरियल नंबर के साथ। भाईंदर वेस्ट के नाम भाईंदर ईस्ट में, भाईंदर ईस्ट के नाम उत्तन में, उत्तन के नाम घोड़बंदर में, प्रभाग 9 के नाम प्रभाग 10 में, और प्रभाग 9 के अंदर प्रभाग नंबर 10, 11, 4, 5 के 5000 नाम प्रभाग 9 में, और प्रभाग 9 के 5000 मुस्लिम नाम अलग अलग प्रभाग में। प्रभाग 19 का भी वही हाल कि प्रभाग 19 में 5500 नाम दूसरे प्रभागों के डाल दिए गए। अब प्रभाग 19 के लोगों के नाम प्रभाग 14, 15, 16, 13 ऐसा कर दिया गया। और आप देखो भाजपा सेना की सरकार और इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है कि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 16 तारीख को, 15 तारीख को, और मतदार यादी भी डिक्लेयर हुई 15 तारीख को। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने यादी डिक्लेयर किया ताकि आप कोई कोर्ट में ना जा पाओ, कोर्ट में जाके इस यादी को आप चैलेंज नहीं कर पाओ। और अभी भी ये प्रारूप यादी है, अंतिम यादी 28 तारीख को आएगी और नॉमिनेशन भरने की तारीख 23 तारीख है। आप उसमें नॉमिनेशन भरोगे और उसमें फला बूथ नंबर, सीरियल नंबर लिखोगे, जो यादी अभी पब्लिश हुई है, और पता लगा कि 28 तारीख को जो यादी पब्लिश हो रही है उसमें सीरियल नंबर, बूथ नंबर आपका बदल गया और आपका फॉर्म कैंसल कर दिया गया। यह होने वाला है, यह दमनदीव में हुआ है, यह और बहुत सी जगहों पे हुआ है। अगर ये सरकार को और ये भाजपा सेना को लगता है कि इन्होंने बहुत काम किया है महाराष्ट्र में, मीरा भाईंदर में, तो इनको मैंने जो चैलेंज दिया, इस चैलेंज इन्होंने स्वीकार के दिखाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म लेने की तारीख 29 तारीख से करना चाहिए, जब वो अपना अंतिम यादी डिक्लेयर कर दे। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन की इस यादी को चैलेंज करने की बात करी थी, मगर इन्होंने क्या किया, यादी जिस दिन डिक्लेयर किया जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। क्योंकि एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो कोर्ट कोई भी इलेक्शन के प्रोसेस को रोकता नहीं है और कोई भी पिटीशन एक्सेप्ट करता नहीं है। ये उसका काम, ये इस तरह से करते हैं। पूरे 24 प्रभाग में हर्षवर्धन जी, हमने ऑब्जेक्शन सजेशन के पीरियड में ऐसा वेट ऑब्जेक्शन नहीं डाला, हमने बाकायदा नाम मार्क करके डाला, बगैर फोटो के नाम डाला, दूसरे मतदार संघ का नाम डाला, एड्रेस चेंज हो गया वो डाला, दूसरे यादियों वो बूथ के नाम दूसरे बूथ के अंदर डाला है, ये डाला। इतना गड्ढा बना करके हमने आयुक्त को दिया, म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने पूरी ताकत से नीचे से काम स्टार्ट किया। बाद में पता ये लगता है कि सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली और 10 तारीख के बदले में 15 तारीख को यादी डिक्लेयर करने की बात करी, और जो जुलाई में यादी थी वही यादी को पब्लिश कर दिया, बल्कि जो यादी पहले पब्लिश हुई थी उससे और उसको खराब कर दिया, उसमें और अफरा तफरी कर दिया। और दिखाने के लिए भाजपा वाले नेता जाते हैं कमिश्नर के पास, ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। अगर ताकत है तुम्हारे में और अगर तुम्हारे में इतनी सच्चाई है तो आप स्टेटमेंट दो कि हम इस इलेक्शन अभी ये तारीख को नहीं चाहते, नॉमिनेशन अंतिम यादी डिक्लेयर होने के बाद हम चुनाव चाहते हैं, नॉमिनेशन चाहते हैं। अगर तुम में इतनी सच्चाई है तो ये डिक्लेयर करो। ये 70 सीटें पहले ही डिक्लेयर करते हैं, सेना डिक्लेयर करती है हम 50 सीटें हैं 95, 70 और 50 120। उसके बाद में हम बोलते हैं हमारे आ जाएंगे 5, 25, 50। तो महानगर पालिका में सीटें हैं 95 और बेरीज होता है 150 का। तो 70 सीटें
बोलने का, और पिछले बार भी ऐसी इन्होंने कहा कि 63 सीटें 65 सीटें, तो अभी समझ में आया कि ये जो इलेक्शन रोल में जो खेल हो रहा है, इलेक्ट्रल रोल में जो खेल खेला जा रहा है, ये सारा उसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि वहां के वोटर्स, प्रभाग 5 के वोटर्स हैं, वो जाएंगे 9 में, वो वोट बीजेपी को करेंगे। 10 के वोटर है, वो जाएंगे 19 में, वो बीजेपी को वोट करेंगे। मगर मैं कांग्रेस के वर्कर्स को ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, और इस लोकतंत्र को अगर बचाना होगा तो जिस तरह पूरे देश में राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, यूपीए के सभी अलायंस पार्टनर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तरह से इस लड़ाई को जारी रखना होगा। अगर स्वतंत्र की लड़ाई में सब लोगों ने ये सोचा होता कि अंग्रेज के सामने हम कैसे लड़ेंगे, ये अंग्रेज की सत्ता तो पूर्व से शुरू होती है और पश्चिम तक जाती है, जब तक सूरज ढलता नहीं है तब तक ही इनकी सत्ता रहती है, तो हम इनसे कैसे लड़ेंगे। अगर उस वक्त के स्वतंत्र सेनानी ने ये विचार किया होता तो आज आपको हमको स्वतंत्र देखने नहीं मिला होता। आज जो पार्टी में लोग बचे हैं, जो भी लोग हैं, आपको मैं सलाम करता हूं, आपको मैं सलाम करता हूं, आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि आप इस देश की लोकतंत्र से, कॉन्स्टिट्यूशन से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई हुई घटना से और प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी सर्वधर्म समाभाव से आप दिल से जुड़े हुए हो। इसके लिए आज आप कांग्रेस के साथ जुड़े हो, इसके लिए आप यहां मौजूद हो। वरना आपको भी ऑफर रोज आते होंगे, कार्यकर्ताओं को 25,000 का ऑफर आएगा, 50,000 का भी आएगा, लाख का भी आएगा। पहले भी आया था, विधानसभा में भी आया, लोकसभा में भी आया, 5 लाख का भी आया, 50 लाख का भी आया, मगर आप फिर भी कायम हो। आप में से दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे दिखाएंगे और नीचे लिखेंगे कांग्रेस के पदाधिकारी जो पिछले 10 साल से कभी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए, कांग्रेस की सभा में नहीं आए, ऐसे लोगों का बताया जाएगा ये कांग्रेस के पदाधिकारी। उनको रिएक्ट भी मत करो, जवाब भी मत दो, उनको रिएक्ट भी मत करो, जवाब भी मत दो। आपको उचकाया जाएगा सोशल मीडिया में कि आप कुछ नेगेटिव कमेंट करो, इस चक्कर में मत पड़ना। जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनके लिए पूरी दिल से, ताकत से आपको काम करना है। बोलोगे, करोगे या नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा करके बताइए यहां मंच पे। अभी दोनों हाथ खुद के जेब में डालिए, तो खुद का पैसा भी खर्चा करेंगे, डालिए। नगरसेवक म्हणतो जेबच नाहीये। आता सर्वांना माहिती आहे नगरसेवकाचे पैसे कुठे असतात। तर आपल्याला ही लढाई लोकतंत्र वाचवण्यासाठी करायची आहे। आपल्यामध्ये आज गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचा नातू वेंचर मेंडोन्सा आहे, आपल्यासोबत पक्षामध्ये येत आहेत। आपल्याला एक मोठी ताकद मेंडोन्सा परिवारच्या नावामध्ये एक वेगळी ताकद आहे, आणि म्हणून सगळेच विचार करत असतील यांना आम्ही आमच्याकडे खेचू, त्यांच्याकडे खेचू, पण ते या ठिकाणी गवाह आहेत की मी त्यांना एकच शब्द बोललो वेंचरलाही आणि टेरेनलाही की बेटा, तुझ्या वडिलांचा माझा राजकीय मतभेद होता, व्यक्तिगत नव्हता। स्टीव्हन या गोष्टीला विटनेस आहे की आमचा व्यक्तिगत वैर कधीच नव्हता। आम्ही व्यक्तिगत कधीही एकामेकावरती टीका टिप्पणी केली नाही, राजकीय केली। मंचावर उभं राहून, इलेक्शन मध्ये उभं राहून राष्ट्रवादीवर बोललो आम्ही, त्यांनी काँग्रेसवर बोलले असतील। शेठ तर कधी बोलायचेच नाही, शेठच्या होती लोक बोलायचं, पण आम्ही कधी व्यक्तिगत टीका केली नाही। आणि शहराचा हिताचा विषय आला तर आम्ही नेहमी एकत्र होतो, आम्ही कधी एकामेकाला क्रॉस केला नाही। आज आपल्याला या शहरामध्ये बीजेपी आणि सेनेचे आमदार आणि मंत्री दिसतात। रोज एकमेकावरती कुरघोडी म्हणतो ना आपण, कुरघोडी। हा प्रमोद मला ग्रॅमॅटिकल करेक्शन नेहमी करतो आणि मी अप्रिशिएट पण करतो। नाही, खरोखर पाहिजे असते एक शिक्षक, आम्हाला जिल्हा अध्यक्ष आमचा शिक्षक आहे, मी त्याला नेहमी म्हणतो हर्षवर्धनजी
माझा कधी कधी चुकते, का तो कभी कभी हिंदी बोलता हूँ, गुजराती बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, ऐसा सब गड़बड़ का काम हो गया है, लफड़े का काम हो गया है. तो करेक्शन ही करतो. तो एकामेकाला कुरवडी लावण्याचं काम चालू आहे. शहरामध्ये हिंदू मुस्लिम करायचं काम चालू आहे. काही शिल्लक नसलं तर मटण मच्छी करण्याचं काम चालू आहे. इथं बरंच आपल्या मासळी विक्रेते लोक बसलेले आहेत, कोळी समाजाचे लोक आहेत, मंचवरी आहेत. काँग्रेस एकमेव पक्ष असा है ज्यांनी सर्व धर्म समभावाचं काम केलं. ना कभी जाति पे, ना कभी धर्म पे, ना कभी भाषा पे, ना कपड़े पे, ना खाने पे. कांग्रेस ने काम किया सबको साथ लेकर के चलने की. और यही वजह है कि आज मीरा भाईंदर शहर की आबादी 15 लाख पहुंची है. हर्षवर्धन जी, ये शहर की आबादी 1980 में खाली 75,000 थी. 91 में वो 1,75,000 हुई. 2001 में ये 5 लाख हुई और 2011 में ये 8 लाख हुई. गवर्नमेंट ने सेंसस बंद कर दिया है. आज इसकी लोक वस्ती 15 लाख है और आने वाले 2025 तक इसकी लोक वस्ती 25 लाख होने वाली. तो मेंडोंसा जी, गिलबर्ट साहब और हम लोग ने नगर पालिका में भी काम किया. लियो साहब प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तुलसीदास मात्रे जी थे. हमारा व्यक्तिगत विरोध होता था. गिलबर्ट शेठ हमारे को मीटिंग के पहला बुलाते थे. मैं रहता था, शशिकांत भाई शाह रहते थे, क्योंकि शशिकांत भाई शाह भी बहुत गुस्से में कभी कभी बात करते थे. तो बुलाते थे, उसको बोलते थे शशिकांत भाई को मजाक मस्ती में, गिलबर्ट शेठ, ए भटकू राम, ए भटकू तू ज्यादा बोलना नहीं, मीटिंग अपने को 5 मिनट में खत्म करना है. और हम लोग नगर परिषद की मीटिंग हकीकत में आधे घंटे में खत्म करते थे. 5 मिनट बोलते थे लेकिन आधे घंटे में हम लोग खत्म करते थे. गिलबर्ट शेठ बीच में से उठ के जाते थे, तुलसीदास मात्र को बिठाते थे. ये नगर भवन में पहला तो हमारा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें नगर पालिका का कार्यालय था. उसके बाद नगर भवन बनाए, नगर परिषद जहां मच्छी मार्केट है वो बनाया, उसमें शिफ्ट किया. फिर नगर भवन में शिफ्ट किया. तो एंटी चैम्बर में उठ के जाते थे, तुलसीदास मात्र को बिठाते थे. फिर मेरे को, शशिकांत भाई को, लियो साहब को अंदर एंटी चैम्बर को बुलाते. अरे काय करते थे तुम लोग, लौकर संपन्न मीटिंग. और हम लोग मीटिंग खत्म करते. लियो साहब, हम लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे. काम के बारे में आर्ग्यूमेंट होता था. काय के बारे में? काम के बारे में, टक्के के बारे में नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के ठेके के बारे में नहीं, किसके लोग इधर फोड़ना उधर फोड़ना उसके बारे में नहीं. 99 में एनसीपी बनी. गिलबर्ट सेठ और बहुत सारे लोग एनसीपी में गए. हम लोग कुछ लोग कांग्रेस में रह गए. 2002 में महापालिका का चुनाव हुआ. हम लोग फिर एक साथ आए, क्योंकि राज्य के अंदर कांग्रेस एनसीपी फिर एक साथ आई. मायरा मेंडोंसा महापौर बनी, मैं उप महापौर बना और ये सिलसिला चलता गया. बाद में कैथलीन महापौर बनी, मेरी मां उप महापौर बनी. बरोबर है ना? वो जमाना वापस लाना है शहर में. मेंडोंसा फैमिली और हुसैन फैमिली ने वेंचर, करें, आफरीन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है. लोग बहुत बोलते हैं मुझे, सेठ भी चले गए, उनको भी बोलते थे, शेठ हे तुम्ही आणि मुजफ्फर लढले, अरे म्हणून हा आमदार झाला, ऐसा आरोप लगते हैं हमारे पे. मगर वैचारिक लड़ाई थी हमारी, और उस वैचारिक लड़ाई में कहीं गलतियां उनसे हुई, कहीं गलतियां हमसे हुई. मगर गलती होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते थे. राजनीतिक तौर पे भी करते थे, पारिवारिक उस पर भी करते थे. मैंने 35 साल गिलबर्ट सेठ को देखा, 1988 से नजदीक से, 88 से लेके 2025 तक. इतने साल में गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा को किसी के अंतविधि में जाते हुए मैंने बहुत ही कम समय में देखा था, शायद ही. मगर मेरे पिताजी के अंतविधि में वो 2 बार आए और पैर पकड़ पकड़ के रोए. वो प्रेम था, वो परिवार का प्रेम था. और आज उस परिवार के उस प्रेम के नाते ये बच्चे आज यहां पर मौजूद हैं. करें, बहुत लोग आएंगे, फोन करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे कि मुजफ्फर हुसैन ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला. सुनना सबका दिमाग अपना चला. आग लगाने के लिए लोगों की कमी नहीं रहती है, और बहुत दूर के लोग आग नहीं लगाते, बाजू में बैठे हुए लोग लगाते हैं. और आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी तो फास्टेस्ट काम है आग लगाने के लिए, फास्टेस्ट काम है. विश्वास रख के आप हमारे साथ आए हो
और मैंने आपको बताया है कि आपको हमको ये शहर को एक अच्छा लीडरशिप आपको हमको वापस देना है। लीडरशिप के मायने कल से लोग ये शुरू कर देंगे कि महापौर ये बनेगा, उप महापौर बनेंगे। हमारा दृष्टिकोण वो नहीं है। हमारा दृष्टिकोण है शहर को एक अच्छी दिशा देना। इस शहर को लूट मार के खाने का काम चल रहा है। इस शहर को लूटने का काम चल रहा है। शहर का डीपी नहीं बना है। शहर में पानी की समस्या 2017 में मुख्यमंत्री ने आके कहा था कि 2019 में पानी आ जाएगा, 24 घंटा पानी रहेगा। यही आमदार लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आपको 24 घंटा पानी मिलेगा। आज मिलता है क्या पानी 24 घंटा? 2017 में कहा था कि 2019 में मेट्रो आ जाएगी। आ गई क्या मेट्रो? वो बीच में मैंने कुछ सुना, आमदार बोले कि इसने बोला था कि 2019 में मेट्रो नहीं आएगी तो राजीनामा दूंगा। मैंने ये बोला था, आमदार साहब जरा सुन लिया करो। और यूट्यूब पे, तुम्हारे यूट्यूब पे मीडिया वालों के पास भी रिकॉर्ड है। मैंने ये बोला था कि 2017 में आपने कहा है कि 2019 में अगर मेट्रो आ गई तो मुजफ्फर हुसैन राजीनामा नहीं, राजनीति से संन्यास लेगा। आज 2026 हो गई है, मेट्रो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है वो रवि खराट आपको इलेक्शन के टाइम बताएगा। पानी नहीं आया, मेट्रो नहीं आया। राज्य में सरकार इनकी है, मुख्यमंत्री इनके है, उप मुख्यमंत्री इनके है। हमेशा सर्कुलर निकलता है, व्हाट्सएप पे चलता है कि मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ सैंक्शन किया, 2000 करोड़ किया, 3000 करोड़ किया, मगर एक टोल नाका नहीं हटा सके। ये टोल नाके पे लोगों को एक एक घंटा लोगों की जान जाती है। वो टोल नाके के बाजू में ऑक्ट्राई नाके की जगह है बीएमसी की। ऑक्ट्राई नाके की जगह है बीएमसी की। हर्षवर्धन जी, जनता की इनको जरूरत नहीं, जान की कदर नहीं। वहां पे 5 स्टार होटल बनाने के लिए फरवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि इन्होंने 1500 करोड़ में वो जगह बेच दिया है, बेच दिया है। बीएमसी को हम आरटीआई में माहिती पूछते हैं तो बीएमसी रिप्लाई नहीं देता। आरटीआई में कांग्रेस ने आरटीआई का कायदा बनाया था कि इस देश से भ्रष्टाचार हटे और लोगों को हकीकत पता लगे। मगर ये सरकार आरटीआई का भी उपयोग कैसे करती है, प्रशासन का उपयोग कैसे करती है, ये उस आरटीआई का एप्लीकेशन जो हमने दिया ऑक्ट्राई नाके की जमीन के बारे में, उसका रिप्लाई आज तक नहीं आया गया। जुबेर, आज तक उसका जवाब नहीं। पानी नहीं, मेट्रो नहीं। शहर की आबादी कितनी बढ़ रही है बताया मैंने। पिछले 10 सालों में नया शमशान, कब्रस्तान और क्रिश्चियन बरियल ग्राउंड ये शहर में नहीं बना। अगर बना है तो सामने बैठे हुए और यहां बैठे हुए लोग बता दे कि ये बना है। बना है क्या? अरे बना है क्या? शमशान भूमि का नाम लेने से डरते हो, अपने को सबको वहीं जाना है। मगर शहर की आबादी बढ़ गई है, मगर उसकी जरूरत नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनने के लिए 3000 एकड़ जमीन, नया डीपी जो इन्होंने पब्लिश किया उसमें 3000 एकड़ जमीन रेसिडेंशियल जोन बना दिया। कहां जाएंगे लोग? वेजिटेबल मार्केट्स नहीं है, नॉन वेजिटेबल मार्केट नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी है। वाटर, गटर, मीटर, मार्केट, स्कूल, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट इस शहर में उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकार सोई है, इनके आमदार सोए हैं, इनके मंत्री सोए हैं, इनकी महानगर पालिका जो इनके पास थी वो सोई है। ये शहर के लोगों को सोचना होगा कि ये शहर का हाल इससे पहले जो था वैसे करना है कि पिछले 10 साल में जो किया वैसे करना है। मैं अपना भाषण यहीं पे खत्म करूंगा और टेरेन जॉन मेंडोंसा, वेंचर जॉन मेंडोंसा का पक्ष में, वेंचर गिलबर्ट मेंडोंसा और टेरेन वेंचर मेंडोंसा, इनका पार्टी में स्वागत। भाईंदर के भाइयों और बहनों, आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक है। मेरे दादा गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा, जिन्हें आप सब शेठ के नाम से जानते हो,
मीरा भाईंदर के पहले एमएलए थे। उन्हें लोगों की मदद करने के लिए कभी किसी पद की जरूरत नहीं पड़ी। सेवा उनके खून में थी। जो संस्कार आज मुझ में है वो उन्हीं से मिला है। आज मैं उनके आशीर्वाद से अपने पहला कदम रख रहा हूँ। मैंने दिल से मीरा भाईंदर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ सपोर्टर्स नहीं, मेरे फैमिली हो। दादा के बाद मेरे मार्गदर्शक रहे हैं मेरे भाई पापा, जिन्हें आप सब भाई ठाकुर या भाई शेठ के नाम से जानते हो। उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता चुना और ये सपना मुजफ्फर अंकल के साथ शेयर किया। मुजफ्फर अंकल ने भी मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं आप सबको वादा करता हूँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और अपने दादा को गर्व महसूस करवाऊंगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि भारत हा असा आपला देश आहे की भारत माता की म्हटल्यावर आपण जय म्हणतो. कधी ऐकलं का अमेरिका माता की जय, कधी ऐकलं का इंग्लंड माता की जय, बांगलादेश माता की जय. मात्र भारत माता की म्हटल्यावर जय म्हणतो, कारण हा देश मातृभूमीचा, मादरे वतनचा अभिमान बाळगणारा देश है. तो हिंदी में जाना पड़ेगा. अंग्रेजी में तो अपना भी हाथ तंग है, वरना अंग्रेजी भी इस्तेमाल करके देखते. आज देश के जो हालात है तो क्या है, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक दौड़ में लगे हैं. मैं कोई आपको ना डराने वाला आया हूं, ना कोई लालच लेकर भी आया हूं. मैं तो ईमानदारी की सौगात लेके, कांग्रेस का पैगाम जो है मोहब्बत का, प्यार का, वो लेके मैं तमाम मीरा भाईंदर के लोगों के पास यहां पर आया हूं. और मेरा भाषण शुरू होने से पहले एक सत्कार हुआ कि बंगाल का सेकंड हैंड कपाट लेते हुए, अलमारी लेते हुए, उसमें सोना मिला, चांदी मिला और कुछ कागजात मिले, जेवरात मिले. वो ढूंढ के उस बंदे ने वापस उस परिवार को दिए. उसका सत्कार हुआ. आज मुझे लगता है कि उस किरदार में जाने की हम सबको आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मिला है, हमारे पास भी वो कुछ है. वो किसने दिया है और कैसे हमारे पास आया है, ये थोड़ा सोचने की आज हम सबको जरूरत है. देश को आजादी मिली. आजादी का मतलब क्या था? तो ये देश को हम सब लोग मिला के चलाएंगे. आजादी का ये मतलब नहीं था की काळे गोरे गेले, काळे आले आणि काळ्यांनीच काळ्यांवर राज्य केले. केवल सत्ता का हस्तांतरण, एक कुर्सी पे दूसरा कोई बैठ जाए, ये सत्ता का या आजादी का मकसद और आजादी का अर्थ नहीं था. तो आजादी का अर्थ क्या था कि ना कोई ऊपर रहे, ऊंचा रहे, ना कोई नीचा रहे, ना कोई राजा रहे, ना कोई प्रजा रहे, ना कोई पूज्य रहे, ना कोई अछूत रहे, ना कोई स्त्री रहे, ना कोई पुरुष रहे. हम सब लोग जो है एक जैसे, एक बराबर है, जिसको बंधुता, समता, सामाजिक न्याय के शब्दों से नाम से हम जानते हैं. तो आजादी के पहले क्या था? स्त्री पुरुष की असमानता थी, अस्पृश्यता थी. हिंदू की चाय की दुकान, मुसलमान की चाय की दुकान, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, दलित पानी, इस प्रकार से पीने का पानी भी जो है वो बटा हुआ था. हवा भी बटी हुई थी. बदकिस्मती से गर्म हवा भी चली. 10 लाख लोगों को अपनी जान पर खेलकर देश के बंटवारे के बाद हमें ये देश मिला है. और इस देश को मिलने के साथ साथ हमें संविधान भी मिला है. संविधान का जो सपना है वो आध्यात्मिक परंपरा से आया, गौतम बुद्ध जी से आया, महावीर जी से आया, वारकरी संप्रदाय से आया, छत्रपति शिवाजी महाराज से आया, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज से आया, और हर दम से फिर यीशु ख्रिस्त से आया होगा,
पाके कुरान से आया है, गुरु ग्रंथ साहब से आया है। और इन सब का जो निचोड़ है, इन सब का निचोड़ आदमी ने आदमी से आदमी जैसा रहना, ये जो तालीम है और ये जो मैसेज है, इसको हमने संविधान के माध्यम से इसको हमने पाया है। और ये देश आजादी से पहले कैसा था और आजादी के बाद ये देश कैसे बना, ये थोड़ा सोचकर अभी मतदाता को मतदान के लिए जाने की आवश्यकता है। नहीं तो जिधर बम उधर हम वाली हवा चल रही है। मटणाच्या 2 गोट्यामध्ये, 500च्या 2 नोटांमध्ये, दारूच्या एका चपटीमध्ये आता मतदार जर मतदान करायला लागला तो देशाचे वाशे फिरल्याशिवाय राहणार नहीं। तो वोटिंग के मशीन के सामने खड़े रह के हम क्या थे कहा है, बस इस सवाल का जवाब अपने जहन को, अपने किरेबार में झांक कर हम सबको पूछने की आवश्यकता है। और उस पल को आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। फिरका परस्त से ताकतें कौन है और इस देश को खड़ा करने में, इस देश को सींचने में किसका खून, किसका पसीना लगा है, किसकी ईमानदारी से देश बना है, ये हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। और भूलते हुए जो हमारे पास जेवरात है उसकी मस्ती में हम सब लोग लगे हैं। ये किसने लाके दिया है, ये देश किसने बनाया है, ये कहीं ना कहीं हम भूल रहे क्या। एक सवाल मुझे चुनाव के मद्देनजर आप सब लोगों के सामने खड़ा करना बहुत जरूरी है। और आजादी के पश्चात ये देश कैसे चलाना, इसका सूत्र बना, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। लोगों ने, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के जरिए हमने हमारे देश की व्यवस्था आगे चलाने का फैसला लिया। और इसमें ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, और सब मिलकर हम देश चलाएंगे, ये हमारा सपना था। और इस सपने को साकार करने के लिए आजादी के पहले हम प्रजा थे, आजादी के बाद हम नागरिक बने, और नागरिक बनने के कारण हम मतदाता बने। और नागरिक है इसलिए मतदाता है। और इस देश का मालिक किसको बनाया? गांधी जी से चर्चिल ने पूछा था कि अरे क्या आजादी 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 बोल रहे हो, आजादी के बाद तुम्हारे देश का मालिक कौन रहेगा? महात्मा गांधी ने बोला था, ना एमएलए रहेगा, ना एमपी रहेगा, ना मंत्री रहेगा, ना मंत्री रहेगा, ना चीफ मिनिस्टर रहेगा, ना प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हमारे देश का आम आदमी इस देश का मालिक बनेगा। और उस देश को मालिक बनाने के लिए और आम आदमी को मालिक बनाने के लिए हम सब नागरिक हुए। और नागरिक है इसलिए हम मतदाता है। और नागरिक मतदाता है, मगर अब हमने नागरिक हमारा अलग रख दिया और केवल मतदार बोल के अब वोटों के बाजार में हमारी जात को लेके, हमारे धर्म को लेके और कुछ खोटो सिक्कों को लेके, पैसों को लेकर हम बाजार में आज बेचने के लिए, बिकने के लिए खड़े हैं। आज आपको सौगात है, आपको कसम है, कसम है जिन लोगों ने बलिदान दी उनकी, जिन लोगों के त्याग और बलिदान पे देश खड़ा है उनकी, कि उन्होंने ये कश्ती जो है हम सब लोगों के लिए खींचते यहाँ तक लाई है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये 1947 में हम लोगों से जो उम्मीद की थी, उस उम्मीद पे हम सबको खड़ा ठहरना है। और यही सोचकर इस चुनाव की तरफ हम सब लोगों को देखने की आवश्यकता है। हम मतदार बने। मुजफ्फर भाई, आपने जो राहुल गांधी दिल्ली में बोल रहे हो, आप भी हमारे राहुल गांधी हो, मेरा भाईंदर के महाराष्ट्र के होना चाहिए थे, मगर कुछ फांसे जो है वो नहीं पड़े। मगर राहुल जी ने जो बात कही वो आपने यहाँ कही। मगर वो चुनाव का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है, उस पर भी हम सबको सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल तो देश का माहौल ऐसा है कि गली गली में शोर है, बहुत जोर है, गली गली में शोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको कहने के लिए नहीं बोला, क्योंकि गली गली में शोर है। अब चुनाव आया, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, डिस्क आई, हार्ड डिस्क आई, पेन ड्राइव आए, फोटो आए, सब आए, फिर भी इतनी धांधली। पहला चुनाव आजादी के बाद 52 में हमने संविधान जो है उसको लागू किया 26 जनवरी को, 50 को, और अब हमें जीते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ सामने जाना है। तो पहला काम क्या है कि चुनाव करना है तो वोटर लिस्ट बनाना पड़ती है। तो चुनाव आयोग का गठन हुआ,
चुनाव आयोग गया वोटर लिस्ट बनाने के लिए, महिलाओं को जाके पूछता था की तुम्हारा नाम क्या आहे, तो महाराष्ट्रातली महिला म्हणायची गोदावरी. तुमच्या नवऱ्याचं काय नाव आहे, तो पदर घ्यायची झाकून. अरे नवऱ्याचं नाव काय, मग म्हणायची की त्यांचा बाप. उत्तर प्रदेश की भाई आपका नाम क्या है, तो बोलती थी इलाबाई. पति का नाम क्या है, तो लधत तुझे शर्म नहीं आती, पति का नाम पूछता है. फिर वो बोलता था नहीं सरकारी काम है, फिर बोलती थी मुन्ना का बाप पिताजी. तो जब महिला अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी तब हमारी वोटर लिस्ट हमारे चुनाव आयोग ने बनाई. जब पति को आदमी को पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, वो खुद का नाम बोलता था, फकर के साथ पिताजी का नाम बोलता था. बच्चे कितने, तो सर खुजला के बोलता था. 2-3 बोलने के बाद बोलता था कि ये आगे क्या बढ़ा, कि उसमें गड़बड़ उसकी हो जाती थी, क्योंकि भाई और सबका ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी. तब आधार कार्ड नहीं था, तो फोटो नहीं थे, मगर उस वक्त हमारी वोटर लिस्ट इस देश का 80% जो आदमी वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ते नहीं आता था, उसको सिग्नेचर करने नहीं आता था. मगर उस वक्त 1950 में हमारा वोटर लिस्ट बना और हमने दुनिया का सबसे बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश करके हम स्थापित हुए. उस वक्त 52 में चुनाव आयोग ने जो काम किया, आज 80 साल होते आए. आज 80 साल के बाद ये चुनाव आयोग जो है ये क्या कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, इसकी तरफ हम यदि मुड़ के देखें तो बेईमानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता. और बेईमानी है इसलिए गली गली में शोर है. और अब इन शोर के साथ एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट की धांधली है, वोट चोरी है. वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारा नारा है, मगर मूलतः इस देश के आदमी को लाचार बनाने की साजिशें की जा रही है. आखिर ये महानगर पालिका का चुनाव है क्या, तो राजीव गांधी जो थे वो राजीव गांधी ने कहा कि लोगों की सत्ता लोगों के पास चाहिए, और लोगों की सत्ता लोगों के पास चाहिए तो क्या किया जाए, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए. इस देश के 4250 विधायक और इस देश के 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 5000 लोग मिलकर इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि देश बड़ा विशाल है. आज के हालात में 140 करोड़ का देश है, 8000 शहर है, 6 लाख देहात है, और महज 5 लाख लोग कैसे चला सकते हैं. इसलिए जो मंत्रालय की जो शक्ति है, जो दिल्ली की जो शक्ति है, जो मुंबई की जो शक्ति है, उसको लाया जाए और महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति में दिया जाए. और लोगों को सशक्त बनाने के लिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण कराने के लिए महानगर पालिका का चुनाव है. और महानगर पालिका के चुनाव में अब पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से चुनाव नहीं हुए. अब चुनाव हुए नहीं तो सारी शक्ति का इस्तेमाल कौन कर रहा है, आमदार कर रहा है. और आमदार क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर रहा है. हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, माफ करना, वो दलाल बैठे हुए हैं और वो डल्ले बनकर केवल और केवल पैसे खाने का काम कर रहे हैं. और जिसके पास शक्ति दी थी वो आज आदमी केवल आती जाती लाल दिव्य बत्तियों की गाड़ियां जो है वाव 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 करते हुए जो सायरन बजा के जो जा रही है, केवल उनकी तरफ देख रही है. आज उन गाड़ियों को रोककर हमने हमारा हक मांगने की आवश्यकता है. और उस हक मांगने के लिए ये महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से मीरा भाईंदर के और महाराष्ट्र के लोगों से काफी उम्मीद है, क्योंकि सत्ता का बैलेंस नहीं रहा. सत्ता का बैलेंस बिगड़ चुका है. सत्ताधारी जो है वो भ्रष्टाचारी बन चुके हैं और इतने पैसे खा रहे हैं, इतने पैसे खा रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं. और पैसे ज्यादा खाने से उन्होंने महाराष्ट्र में एक खेल खेल रहे हैं. उस खेल का नाम है पैसा फेंक तमाशा देख. 50 खोके एकदम ओके. 50,000 खोके कुठून आणले, समृद्धीतून आणले. आता महानगरपालिकेच्या निवडणुका आल्या. महानिवडणुकीच्या निवडणुकीत समृद्धीचे पैसे घरात दाबून ठेवले, टेंडरचे पैसे घरात दाबून ठेवले. तुमच्या भागातला जाणारा जो बोगदा होता त्याच्यात 4,000 कोटी रुपयाचा गोंधळ होता, ते घरात दाबून ठेवले. आणि या हरामखोरांना मी कधी शिवीगाळ करत नाही, मात्र हरामखोर जे म्हणतोय ते खरं आहे. भ्रष्टाचाराचा पैसा कमी पडतोय
म्हणून आता ड्रग्सच्या माध्यमातून, अंमली पदार्थाच्या माध्यमातून या महाराष्ट्राला नासवण्याचं, या मतदारांना नागवण्याचं आणि पैसे कमवण्याकरता आता हे अंमली पदार्थाच्या फॅक्टऱ्यांनी काढल्या। 4 दिन पहले एकनाथ शिंदे नाम के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ये चले जाते हैं खेती करने के लिए। आप कौन सी खेती करते हैं वो उनको मालूम, मगर उनके खेत के नीचे उनके भाई प्रकाश शिंदे का खेत है, और उस प्रकाश शिंदे के खेत में मुंबई के क्राइम डिपार्टमेंट ने रेड मारी, और रेड मारकर वहां एमडी नाम का जो ड्रग्स है, उस ड्रग का कारखाना जो है वो उनको वहां पाया, उन्होंने पकड़ा, उसमें रेड डाली, वहां पर 24 करोड़ का ड्रग जो है वो पकड़ा गया। 43 आरोपी जो है लोग वहां पकड़े गए। वहां बंगाली बोलने वाले भी लोग थे, वो बांग्लादेशी थे कि बंगाल के थे वो मालूम नहीं, मगर उनको पकड़ने के बाद उनके जो बेटे हैं, जो खासदार है डॉक्टर शिंदे, श्रीकांत शिंदे, उन्होंने फोन किया और उन्होंने वो 40 लोगों को भगा दिया। 3 लोगों को पकड़ के वहां केवल उन पे लिपा तोपी वाली कार्रवाई की। अरे तुम इस राज्य के माजी मुख्यमंत्री हो, आप उप मुख्यमंत्री हो, मगर इसके बावजूद आपको शर्म आना चाहिए कि आपके घर का और आपके हाथ यदि ड्रग्स पकड़ने वाली कंपनी में मिल रहे हैं तो ये महाराष्ट्र आपको आने वाले समय में माफ नहीं करेगा। मगर ड्रग्स के धंधे से, गोरख धंधे से पैसे कमाने वाली शिवसेना जो है, आपके बगल वाले विधायक है, बड़े घूमते रहते हैं जैकेट विकेट पहन के। मेरा उनको भी एक चैलेंज है कि मेरे में दावा डाले, कोर्ट में केस डाले, यदि मैंने जो बोला है वो झूठ है, ये सातारा में ड्रग कंपनी पे रेड नहीं हुई है तो मुझ पे वो दावा ठोके। वो सातारा की ड्रग्स कंपनी जो है यदि प्रकाश शिंदे, एकनाथ शिंदे के भाई की न हो तो मेरे पे वो दावा ठोके, मेरे पे एफआईआर दर्ज करे। मगर ये जो लोग हैं, ये लोग एक तरफ पैसा खा रहे हैं और दूसरी तरफ ड्रग्स जैसे से अपने बच्चों की जान ले रहे हैं। और आप जब चुनाव आते हैं तब हम उसी पैसे के साथ कई बहकावे में इस देश का नागरिक आ रहा है क्या, इससे भी मैं आप सब लोगों का आह्वान करते हुए पूछना चाहूंगा कि जो आत्मसम्मान जिसमें है, जो कहता है कि मैं जिंदा आदमी हूं, मेरे धर्म पे आस्था है, मेरे माताजी पिताजी मेरे लिए पूजनीय है, ये देश मेरे लिए सब कुछ है, ये जिसके दिलों में जो एहसास होगा वो इन सब लोगों को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा। ये मैं आप सब लोगों के स्वाभिमान को, आप सब लोगों के किरदार को, आपके सब लोगों के आत्मसम्मान की सौगंध देते हुए मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। मैं मतों का माध्यम से आपको किसी प्रकार से लालच नहीं दे रहा हूं, मैं केवल हमारा फर्ज अदा करने के लिए यहां बात कर रहा हूं, और उस फर्ज को अदा करने का मौका महानगर पालिका के जानिब से आ चुका है। आप जरूर इस बार मीरा भाईंदर में कांग्रेस और हमारे मित्र पक्षों के साथ ये चुनाव में हमको मैंडेट देंगे, ये उम्मीद करते हुए आखिरी की मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि भाई और बहनों, ऐसा बोल बोल के या देशाचं वाटोळं करणारा एक माणूस गेल्या 12 वर्षापासून देशाचा पंतप्रधान झालेला। पंतप्रधान बनते समय क्या बोला था उन्होंने कि हर आदमी के खाते में 15 लाख डालूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसान को लागत मूल्य से 1.5 गुना भाव दूंगा, हर आदमी को घर दूंगा, हर घर में नल को जल मैं दूंगा, आतंकवाद खत्म कर दूंगा, 1 मुंडकी लाओगे तो 10 मुंडकी उधर जाके लाऊंगा। अब ये आदमी ने और 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। अब ये बोलने में से उसने क्या किया, मुजफ्फर भाई ने भी बोला कि 2019 में आई मेट्रो आई तो राज्य की संन्यास ले रहे थे। उन्होंने जो जो बोला वो यदि उन्होंने कर दिया होगा तो अब ये चुनाव में हम खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। मगर एक झूठा नहीं तो केवल झूठा झूठा और झूठा, इतना ही नहीं तो एक फेंकू किस्म का आदमी हमारे देश का पंतप्रधान बना है, ये बोलने में मुझे आज शर्म आ रही है। कहा फाउंडर ऑफ द नेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कहा ये फेंकू। इनका किरदार जो है, ये हमारे देश के पंतप्रधान क्यों बने हैं, ये सवाल मैं आपके भीतर के नागरिक को यहां पर मैं पूछना चाहता हूं। और उसके साथ साथ बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, मोदी तो मोदी, फडणवीस भी कुछ कम नहीं।
वो मेरे भी मुख्यमंत्री है, मैं भी महाराष्ट्र का हूं, मैं उनके खिलाफ के पार्टी का हूं, उनके दल को कभी मैंने वोटिंग ना किया है, ना करने का कोई सवाल है, ना करूंगा, मगर वो मुख्यमंत्री मेरे भी है। मगर इन मुख्यमंत्री के लिए मुझे अल्फाज कौन से इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं? तो ये भारत महाराष्ट्र में हर जात को दूसरी जात के साथ लड़ा रहे हैं, हर धर्म को दूसरी धर्म से लड़ा रहे हैं, हर पार्टी की एक पार्टी की दो पार्टी कर रहे हैं, हर घर में झगड़ा लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं तो जो अराजकता और जो हिंसा है, जो बलात्कारों की संख्या बढ़ रही है, जो कोयता गैंग, आका, खोकिया नाम के शब्द महाराष्ट्र में उभर के आ रहे हैं, ये सब किसकी देन है? देवेंद्र फडणवीस की देन है। इसलिए मैंने पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस को दरिंदा बोला। मैंने उनको दरिंदा बोला तो सारी बीजेपी की जो टीम है मेरे पे टूट पड़ी। मगर दरिंदा का मतलब क्या होता है? दरिंदा कोई गाली थोड़ी है। दरिंदे का मतलब होता है जो जालिम है, जो दुष्ट है, जो क्रूर है, उसको क्या बोलते हैं? दरिंदा। तो मैंने कहा तो मेरी गलती है कि मैंने ठीक बोला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गलती होगी तो बोलूंगा कि मेरा गलत है। तो मैंने दरिंदा उनको बोला, उनको बड़ा बुरा लग गया, उनको मिर्ची लगी। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये मेरा ये एक बहुत ही सादा एक सवाल उनसे। मगर फिर और कुछ घटनाएं हुई। जो गणतंत्र है, लोकतंत्र को उससे फांसी के फंदे पे वो चढ़ाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार साबित होने के बाद खामोश है। पार्थ पवार ने जमीन का घोटाला कर दिया, पूरी जमीन खा ली, सरकार की जमीन खरीदी कर ली, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे। मानिका गोगटे रमी खेल रहा था विधानसभा में, वो उनका एक केस था, झूठे कागज में उनको 2 साल सजा हो गई, अभी भी मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकाला है। लोकशाही को फांसी दे रहे। मुजफ्फर भाई ने सारे प्रूफ दिए वोटर लिस्ट के, उसके बाद भी वो मतदार को कम नहीं कर रहा है, लोकशाही को फांसी दे रहा है। तो जो फांसी देता है वो आदमी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मैंने उनको पहले दरिंदा बोला, बाद में जल्लाद बोला। तो मेरी गलती हुई क्या? सही कहा कि गलत कहा? फिर बाद में वो जो बोलते हो उनके याद में नहीं रहता। न खाऊंगा, मगर तू भी खा, मैं भी खाओ, मिल बांट के खाओ, आओ खाओ लूटो नाम का काम चल रहा है। और उन्होंने क्या बोला था? सबसे पहले ये आमदार थे, और आमदार थे तो उन्होंने बोला की जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होणार नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही। किसने बोला था? फडणवीस साहब ने। क्या बोला था? की मी लग्न करणार नाही विदर्भ झाल्याशिवाय। विदर्भ झाला का? लग्न केलं का? एक नंबर। 2 नंबर काय म्हणाले की अजित पवार आणि राष्ट्रवादी सोबत युती नाही नाही नाही, आणि अजित पवारला मी जेलमध्ये पाठवणार आणि चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। अजितदादा जेलमध्ये गेले का? चक्की पिसिंग पिसिंग झालं का? कुठे बसले? त्यांच्या मांडी लावून बसले। अशा अनेक किस्से आहेत। आणि या सगळ्यांच्यामुळे मी त्यांना म्हटलं की आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री हे गजनी आहेत, त्यांच्या लक्षात काही राहत नाही। त्यामुळे मला माझ्या देशाच्या, माझ्या प्रांताच्या मुख्यमंत्र्यांना जर असे शब्द वापरायला लागत असतील आणि पंतप्रधानांना ऐसे शब्द वापरायला लागत असतील तो हमने ये चुनाव में इन सबको उनकी जगह दिखाने की आवश्यकता है। ये चुनाव जो है ये आत्मसम्मान का चुनाव है। ये चुनाव जो है वो देश जोड़ने का चुनाव है। और आज जो यहाँ भरत और राम का जो मिलाप हुआ है, आज मिर्जा फैमिली एक तरफ है, हुसैन फैमिली एक तरफ है, 3 जनरेशन का, 3 पीढ़ी का इतिहास है। और आज ये 2 लोग इकट्ठा आए हैं, यानी मीरा भाईंदर की तकदीर जो है अब बदलने वाली है। मैं इतना ही दाव से कहना चाहूंगा। जो वनवास जो था उस वनवास आज खत्म हुए हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र जो है वनवास, जब पूरा वनवास खत्म करके आए तो राम उनको गले लगकर जो मिला था और राम राज्य जो शुरू हुआ था, आज मेरे भाई मुजफ्फर हुसैन साहब और ये पक्ष प्रवेश किया हुआ बड़ा सा परिवार जो है, इनका जो मिलन है वो मिलन केवल राजनीतिक मिलन नहीं, तो कैलेमिटी मेक्स यूनिटी वाला भी ये मिलन नहीं, मगर देश की आवाम, देश का संविधान, देश का सर्वधर्म समभाव आज दिक्कत में है। तो आज ये 2 लोग करीब आए हैं। ये कोई खुद के फायदे के लिए, खुद के व्यापार के लिए नहीं, तो ये मीरा भाईंदर के आत्मसम्मान के लिए,
देश के आत्मसम्मान के लिए आए। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों को देता हूं। दोनों खड़े हो जाए और इनके दोनों के माध्यम से एक बार गले से गले मिलाए और आप सब लोग ताली बजा के ये जो नेचुरल यूनिटी अलायंस हुआ है इसको आप आशीर्वाद देंगे। और ये आज का जो कार्यक्रम है ये मीरा भाईंदर के एक राजनीति का एक नया आयाम, एक नया पर्व जो है आज से शुरू हुआ। इस बात का आप सब लोगों से मुबारकबाद देते हुए लड़ेंगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे तो बचेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप बोलेंगे बढ़ेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद।